صرف 2 साल हुकूमत करने के बाद इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी वफात से पहले ही उन्होंने सब पर यह वाज़ेह कर दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा, उमर बिन खत्ताब। आज इस्लाम दुनिया का तेजी से फैलता हुआ मजहब है, जिसे तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरता जब जमीन के किसी न किसी कोने में अजान की आवाज न गूंज रही हो। इस सब में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बहुत बड़ा और तारीखी रोल प्ले किया। उन्होंने सिर्फ चंद ही सालों में मुसलमानों की एक ऐसी अजीमो शान सल्तनत कायम की जो उनसे पहले सिकंदर आजम और मिस्र के फिरौनों के पास भी नहीं थी। लेकिन ये सब आखिर उन्होंने किया कैसे? हजरत उमर की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना बहुत जरूरी है। मक्का में पिछली कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था। वक्त के साथ ये कबीला इतना बढ़ा कि खुद कई छोटे कबीलों में तकसीम हो गया। मक्का में अमन बरकरार रखने के लिए हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले ये थे। बनुआ हाशिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कबीले के पास मक्का की मजहबी ताकत थी, क्योंकि खाना काबा की वजह से मक्का पूरे अरब का मरकज था। इस कबीले के लीडर अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब थे। बनु उमैया, यह कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। मक्का की पूरी मईशत यही फैमिली कंट्रोल करती थी और उसका लीडर अबू सुफियान था। बनु मखजूम, यह मक्का के जंगजुओं का कबीला था जो जंग की प्लानिंग करता था और सबसे ज्यादा हथियार इसी के पास थे। इसका लीडर अबू जहल था। लेकिन इन तीनों बड़े कबीलों के अलावा कुरैश का एक और छोटा मगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कबीला भी था, बनु अदी। और उसी कबीले में मक्का की तारीख बदलने वाली शख्सियत ने जन्म लिया, उमर बिन खत्ताब। बनु अदी के पास मक्का की एक बहुत अहम जिम्मेदारी थी और वो थी सफारतकारी। यानी जब भी मक्का के कुरैश को दूसरे मुल्कों या कबीलों से कोई मुआहदा करना होता या कोई जंग रोकनी होती तो बनु अदी के सबसे ज़हीन इंसान को सफीर बनाकर भेजा जाता। और हजरत उमर के वालिद खत्ताब बिन नुफैल अपने कबीले के सरदारों में शुमार होते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसी माहौल में आंख खोली। वो उस जमाने के मक्का के उन गिनती के चंद लोगों में शामिल थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। उनके वालिद बहुत सख्त मिजाज थे, जिन्होंने बचपन ही से उमर रजी अल्लाह अन्हु को कड़ी धूप में ऊंट चराने, घुड़सवारी और पहलवानी के वो गिर सिखाए जिसने उन्हें जिस्मानी तौर पर फौलाद बना दिया। तवील कद, रोबदार आवाज और जबरदस्त जहानत, मक्का का ये नौजवान जब चलता तो जमीन हिलती थी और जब बोलता तो महफिल पर सुकूत तारी हो जाता। यही वजह थी कि बहुत कम उम्री में ही उन्हें कुरैश का बाकायदा सफीर बना दिया गया था। लेकिन मक्का की सियासत और ताकत का यह तवाजुन उस वक्त यकसर बदल गया जब बनु हाशिम के एक सच्चे इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक उन तीनों में से किसी कबीले से नहीं था, बल्कि वो कुरैश के एक और कबीले बनु अदी से थे। ये कुरैश के सफीरों का कबीला था, यानी कुरैश का तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन उसी कबीले से होता था जो कबीलों के झगड़े बातचीत से हल करवाता था। उस कबीले के लीडर हजरत उमर के वालिद खत्ताब थे। यही वजह है कि हजरत उमर को किसी भी बड़े मसले को बहस और मुज़ाकरात से हल करने की सलाहियत अपने वालिद के कबीले से मिली। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा रुख भी था, जो हम बार बार सुनते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले थे और बात बात पर तलवार उठा लेते थे। ये रंग उन्हें अपनी वालिदा हंतमा बिनते हशाम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु अदी से नहीं था बल्कि बनु मखजूम से था, जो जंगजुओं का कबीला था। उस कबीले के माइंड सेट का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हजरत उमर के कजन का नाम खालिद बिन वलीद था। यानी हजरत उमर ने लोगों को बातचीत से समझाना अपने वालिद से सीखा और जो बातों से ना समझे उन्हें ताकत से समझाना अपनी वालिदा के खानदान से सीखा। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह और खलीफा बनने के बाद एक दिन हजरत उमर मक्का के उस इलाके से गुजरे जहां वो बचपन में ऊंट चराया करते थे। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की क्या शान है, मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहां ऊंट चराया करता था और जरा सी गलती पर मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई ताकत नहीं है। यानी उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के ताकतवर तरीन लीडर बन चुके थे।